हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस चैप्टर की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। ये एक बेहद ही आसान चैप्टर होता है और आपके एग्जाम में से लगभग 5 नंबर का प्रैक्टिकल सवाल आने की संभावना रहती है। एक बात का ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस या सॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन की डिस्कशन देखनी है तो उसके लिए आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स में जाना पड़ेगा, जो कि सारे मेरे चैनल पे अपलोडेड है और सब वीडियोस में मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाल रखे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी रिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सेल ऑन अप्रूवल का मतलब क्या होता है। बेसिकली इट मींस डिलीवरिंग द गुड्स टू द कस्टमर्स विद द ऑप्शन टू रिटर्न देम विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि जब हम गुड्स बेच तो देते हैं किसी कस्टमर को, लेकिन हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप इतने नंबर ऑफ डेज के अंदर अंदर अगर चाहें तो गुड्स को वापस हमें रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब रीजन फॉर रिटर्न क्या होगा, क्यों हमारे कस्टमर्स हमारे गुड्स वापस करेंगे। तो उसका जो कॉमन रीजन सबसे ज्यादा रहता है वो रहता है पुअर क्वालिटी या पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स, या फिर जो हमने प्रॉमिस करे थे, अपने स्टैंडर्ड्स जो हमने प्रॉमिस करे थे वो हम नहीं मीट कर पाते। तो इस प्रकार के कोई रीजन हो सकते हैं गुड्स वापस करने के। तो वो रीजन जो भी होंगे वो होंगे एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है जी। अच्छा, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इस तरह की सेल के फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर होता है कि इस सेल में सिर्फ चेंज होता है इन पोजीशन ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, सिर्फ पोजीशन यानी फिजिकली हमारे गुड्स जो है हमारे गोडाउन से हमारे कस्टमर के पास पहुंचते हैं, लेकिन ओनरशिप में कोई भी चेंज नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो गुड्स हमें वापस कर सकते हैं और हम उनके साथ बहस नहीं कर पाएंगे उस टाइम। तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि ओनरशिप नहीं बदली, अभी हम सिर्फ पोजीशन को चेंज मानते हैं। ठीक है, पोजीशन मतलब किससे, सेलर से कस्टमर के बीच में जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, ओनरशिप नहीं चेंज होती। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द कस्टमर यानी बायर गिव्स द अप्रूवल और ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि जब तक गुड्स अप्रूव ना हो जाए या जब तक जो भी पीरियड हमने स्पेसिफाई कर रखा है ना, सपोज हम बोलते हैं 15 दिन का टाइम आपके पास गुड्स वापस करने का, तो या तो गुड्स अप्रूव हो जाएंगे या तो वो 15 दिन का जो समय है वो निकल जाएगा। तो इन दोनों में से जब तक कोई चीज नहीं हो जाती तब तक हम ओनरशिप ट्रांसफर हुई है ऐसा नहीं मानते। कस्टमर डज नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी ऑन मेयरली सेंडिंग द गुड्स। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को अपने गुड्स वापस भेज दिए तो हम कस्टमर से पैसा मांग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम कस्टमर से पैसा नहीं मांग सकते, यानी कस्टमर की कोई लाइबिलिटी नहीं आ जाती सिर्फ गुड्स भेजने पे। ओनली जब वो गुड्स अप्रूव कर देगा, जब गुड्स बिक जाएंगे तभी हम पैसा मांग सकते हैं कस्टमर से। अच्छा, अब इस तरह की सेल में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में भी लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन कब होगी, यानी सेल कब एक्चुअली में टेक प्लेस करेगी इस तरह की ट्रांजैक्शन में। तो ये आपने अपने लॉ में भी पढ़ा होगा, तो ये आपके लॉ के लिए भी रेलिवेंट है और यहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत कब हम मानते कि गुड्स बिक गए इस तरह की सेल में। तो वही बात है, देखो रिपीटेटिव बातें, फिर से एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। व्हेन बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, जब बायर अप्रूव कर दे गुड्स को तब, या फिर when buyer does some act adopting the sales, यानी कोई deemed acceptance, यानी वो आउटराइटली एक्सेप्ट ना करे, आउटराइटली बोले ना कि हमने गुड्स एक्सेप्ट कर दिए, लेकिन कोई ऐसी चीज कर ले जिससे हमें समझ आ जाए कि गुड्स अप्रूव हो गए। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज हमारा कस्टमर फर्दर आगे उसको किसी और को बेच दे गुड्स को, तो वो एक डीम्ड एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, या फिर when the buyer does not signify his approval या rejection but retains the goods बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 15 दिन का टाइम दिया था और वो 15 दिन से ज्यादा गुड्स अपने पास रख के बैठा रहा है कस्टमर, तो हमको फिर मानना पड़ता है कि गुड्स अप्रूव हो गए। या फिर बियॉन्ड अ रीजनेबल पीरियड इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अब ये सिर्फ लॉ में लिखा है कि अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल पीरियड को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली क्या कोई रेलिवेंस होती है इसकी? नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप रिटर्न करने का किसी कस्टमर को ऑप्शन दोगे तो ऑब्वियसली बात है आप कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई करके चलोगे। ठीक है, तो ये सिर्फ लॉ में लिखी होने की बात है, बट प्रैक्टिकली इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए आपकी बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स। अब मेन हमारा जो मुद्दा आ जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, कि इस तरह की सेल में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट वाला दिखा रहा हूं। तो अगर आपने फ्लो चार्ट
नहीं बनाया हुआ, अगर आपने मेरी वीडियो लेक्चर से पढ़ाई नहीं करी है तो आपने फ्लो चार्ट टाइप नहीं बनाया होगा हो सकता है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको बना लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर में। ये क्रक्स है पूरे चैप्टर का, आप समझ लो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ही बस एक क्रक्स है, ठीक है। तो ये आपको बना लेना है ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी दिमाग में कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम करते हैं 3 तरह से कर सकते हैं, 3 केसेस हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। पहला होता है व्हेन सच सेल्स आर मेड कैजुअली, कैजुअली मतलब बहुत कम, राइट। दूसरा होता है व्हेन सच सेल्स आर मेड फ्रीक्वेंटली, ठीक है। फ्रीक्वेंटली मतलब अब कहीं डिफाइंड नहीं है, देखो ये फ्रीक्वेंटली कैजुअली कहीं पे डिफाइंड नहीं है, ये हम अपना कॉमन सेंस लेके या थोड़ी अपनी जजमेंट लगा के डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर गुड्स फ्रीक्वेंटली बेचे जाते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, तो फ्रीक्वेंटली आप मान लो 50% हो गया, 50% जो हमारी सेल होती है वो अप्रूवल बेसिस होती है, 50% नॉर्मल होती है। या फिर व्हेन सच गुड्स आर मेड न्यूमरसली, है ना, अगेन डिफाइन नहीं है न्यूमरसली का मतलब, लेकिन आप अपनी जजमेंट लगा सकते हो कि भाई सपोज 90% लेकर 95% जो हमारी सेल होती है वो अप्रूवल बेसिस पे ही होती है, तो वो हमारा न्यूमरसली केस के अंदर आ जाएगा। कैजुअली मतलब बहुत कम, फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत कम तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, बीच का समझ लो 50-50, और न्यूमरसली मतलब आप समझ सकते हो कि 90-95% यानी मेजॉरिटी हमारी जो सेल्स होती है वो ऑन अप्रूवल बेसिस होती है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया CFN, कैजुअली, फ्रीक्वेंटली एंड न्यूमरसली। तो जब गुड्स कैजुअली बेचे जाते हैं तो इसको हम लोग यहां पे ऑर्डिनरी सेल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। जब गुड्स जब फ्रीक्वेंटली भी भेजे जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंटली वाला जो केस होता है, इसमें हम लोग फिर इसको ऑर्डिनरी सेल्स की तरह नहीं ट्रीट करते, यहां पे हम मेमोरेंडम बुक्स की प्रिपरेशन करते हैं। और कौन सी मेमोरेंडम बुक्स की प्रिपरेशन करते हैं यहां पे, ये आपको पता होना चाहिए, सेल और रिटर्न जर्नल या डे बुक, ठीक है। और जब हम गुड्स न्यूमरसली बेचते हैं तो यहां पे भी हम लोग ऑर्डिनरी सेल्स की तरह ट्रीट नहीं करते, हम लोग यहां पे मेमोरेंडम बुक्स ही बनाते हैं। और मेमोरेंडम बुक्स यहां पे अब कौन सी बनती है, एक तो सेल और रिटर्न डे बुक बनती है, सेल और रिटर्न डे बुक बनती है, और दूसरे हमारे सेल और रिटर्न के कुछ लेजर्स बनते हैं। और लेजर्स कौन से बनते हैं, एक सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनता है और एक कस्टमर का अकाउंट बनता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू है, अभी एक एक करके सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस पे आते हैं, व्हेन सेल्स आर मेड कैजुअली, तो हमने यहां पे बोला हम यहां पे इसको ऑर्डिनरी सेल्स की तरह ट्रीट करते हैं, ऑर्डिनरी सेल्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, आपको सवाल में आपके एग्जाम में जर्नल एंट्रीज आती है यहां से, ठीक है। तो क्या जर्नल एंट्रीज होती है, तो जब हम सेल और रिटर्न बेसिस में भेज रहे हैं अपने गुड्स को, तो सबसे पहले हम नॉर्मल ऑर्डिनरी सेल्स की एंट्री करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे हमारा सेल्स वैल्यू आता है, इनवॉइस प्राइस बोलो या सेल्स वैल्यू आता है, जो भी है। सेल्स आप जब भी रिकॉर्ड करते हो तो अपनी इनवॉइस प्राइस या सेल्स वैल्यू पे करते हो, ठीक है। ओके, जब गुड्स रिजेक्ट हो गए या रिटर्न हो गए, अगर हमारे कस्टमर ने गुड्स हमें वापस कर दिए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवर्सल की एंट्री करते हैं। तो हम लोग बेसिकली सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये भी ऑफ कोर्स इनवॉइस प्राइस पे। जब गुड्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, जब गुड्स एक्सेप्ट हो जाते हैं एट इनवॉइस प्राइस ओनली, इनवॉइस प्राइस पे ही गुड्स हमारे एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो क्योंकि हम ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे सेल्स की एंट्री पहले ही कर चुके हैं, तो यहां पे अब हमें दोबारा से कोई एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमारे गुड्स जो है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं लेकिन एट अ हायर प्राइस, मतलब हमारे इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे, तो हमने अगर ओरिजिनली 100 रुपए पे बेचा था और वो 120 रुपए पे एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, जो डिफरेंस इन प्राइस होता है उसके लिए हमें एडिशनल सेल्स की एंट्री करनी होती है। तो 100 रुपए के गुड्स हमने भेजे थे, वो 120 पर अप्रूव हुए, तो 100 रुपए की एंट्री तो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन 20 रुपए की और हमें सेल्स की एंट्री करनी है, तो 20 रुपए की एंट्री हम लोग एडिशनल एंट्री कर लेंगे, वही सेम डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोरिस्पॉन्डिंगली इसका ऑपोजिट केस, अगर गुड्स हमारे एक्सेप्ट होते हैं एट अ प्राइस लोअर देन द इनवॉइस प्राइस, यानी हमने ओरिजिनली 100 रुपए में भेजे थे, 100 रुपए पे एंट्री कर दी थी, लेकिन वो एक्सेप्ट होते हैं 80 रुपए पे ही, वो एक्सेप्ट होता है 80 रुपए पे, तो यहां पे भी हमें डिफरेंस इन प्राइस की एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन उल्टी एंट्री करनी पड़ती है, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो बेसिकली हमारे यहां 20 रुपए कम प्राइस पे एक्सेप्ट हुए गुड्स, तो जो कम प्राइस पे एक्सेप्ट हुए उस कम प्राइस के लिए यानी डिफरेंस के लिए हमको सेल्स की उल्टी यानी रिवर्सल एंट्री एक प्रकार से पास करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईयर एंड पे हमें क्या एडजस्टमेंट करनी होती है, ईयर एंड पे हम लोग क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो जब सपोज ईयर एंड पे कुछ ऐसे गुड्स हमारे कस्टमर के पास पड़े हैं
जो अभी ना अप्रूव हुए हैं ना रिजेक्ट हुए हैं, वो कस्टमर के पास पड़े हैं और अभी कस्टमर के पास ऑप्शन है रिटर्न करने का। तो ऐसे गुड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि हमने ओरिजिनली इनको ऑर्डिनरी सेल्स की तरह ट्रीट कर रखा है, बट एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमने क्या सीखा है कि एक्चुअली में सेल्स हुई नहीं है। ठीक है, तो हमारे किताबों में हम क्या करते हैं, ईयर एंड पे हम लोग ऐसी सेल्स को रिवर्स कर लेते हैं। तो जो गुड्स कस्टमर के पास पड़े हैं, जिन पे अभी अप्रूवल का टाइम बचा है, यानी गुड्स अभी वो रिटर्न हो सकते हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए हम रिवर्सल एंट्री पास कर लेते हैं। बेसिकली हम ओरिजिनल सेल्स की एंट्री को कैंसिल कर देते हैं। तो उल्टी एंट्री हो गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर या कस्टमर अकाउंट, वही इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, अब हमने ये भी सीखा कि जो गुड्स कस्टमर के पास पड़े होते हैं वो क्या होता है, उसकी सिर्फ फिजिकल पोजीशन चेंज होती है, उसकी सिर्फ आपकी पोजीशन चेंज होती है, राइट, उसकी ओनरशिप चेंज नहीं होती। तो जो कस्टमर के पास गुड्स पड़े हैं उसकी ओनरशिप अभी सेलर के पास ही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हो सेम वही एंट्री करते हैं, बस यहां पे हम इसको अलग से ईयर मार्क कर देते हैं कि भाई ये जो स्टॉक पड़ा है, जो इन्वेंट्री है वो कस्टमर के पास पड़ा है, तो वो सेम एंट्री हो जाती है, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। वही जैसे इन्वेंट्री आप कॉस्ट या मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हो, सेम वे में हम इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं और अकॉर्डिंगली फिर हमारी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के अंदर आ जाता है एसेट साइड पे। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें। सब्सिक्वेंटली सपोज ईयर एंड पे हमने सारी ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स कर ली और सब्सिक्वेंटली हमारे वो जो गुड्स है वो रिजेक्ट कर देता है कस्टमर, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में गुड्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नो एंट्री, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेल्स रिवर्स कर चुके, हम लोग ईयर एंड पे सेल्स ऑलरेडी रिवर्स कर चुके, कैंसिल कर चुके हैं। तो सब्सिक्वेंटली अगर वो गुड्स रिजेक्ट ही हो रहे हैं तो अब हमें कुछ एडिशनल काम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम गुड्स ऑलरेडी या सेल्स हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं। सिमिलरली इसका उल्टा केस, अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या सब्सिक्वेंटली जो गुड्स हैं वो अप्रूव हो जाते हैं, तो उस केस में हमने, क्योंकि ओरिजिनली ईयर एंड पे तो सेल्स रिवर्स से कैंसिल कर दिया था, तो अब सब्सिक्वेंटली अगर वो अप्रूव हो जाते हैं तो फिर से हमको एक नॉर्मल सेल्स की एंट्री दोबारा से पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है यहां पे काम। तो बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में सबसे ज्यादा यहीं से सवाल आते हैं, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फ्री के 5 नंबर है, थोड़े बहुत आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम यहां पे हो जाएगा। अब सेकेंड केस में आते हैं, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली के केस में हमने क्या सीखा, यहां पे हम एक मेमोरेंडम बुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल और रिटर्न जर्नल और डे बुक। ठीक है, ये एक मेमोरेंडम बुक होती है। मेमोरेंडम बुक का मतलब क्या है, कच्ची किताब है, कच्ची किताब है। ठीक है, अब मजेदार बात यह है कि इसका मेमोरेंडम बुक का, सेल और रिटर्न जर्नल डे बुक का आपको स्टडी मटेरियल में फॉर्मेट तो दे रखा है, बट इस पर कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। बट मैंने आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 था, जो लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, अपने लेक्चर में इस वाले केस के अंदर कराया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इस बुक का सेल और रिटर्न जो जर्नल है या डे बुक है, इसका जो फॉर्मेट है आपको ये अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 6.41 पे मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं क्विकली, ये रहा देखो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है आपका सेल और रिटर्न डे बुक का। तो आपको इस प्रकार से एक फॉर्मेट बनाना होता है और इस फॉर्मेट पे मैंने आपको एक सवाल भी करवाया था। ठीक है, तो फॉर्मेट आप लोग देख लेना। इसमें आप लोग चाहो तो फोलियो नंबर वाला कॉलम ना डालोगे तो चल जाएगा, बट बाकी चीजें आपको डालनी होती है। ठीक है, तो अब हमने यहां बोला कि यहां पे हम लोग जो डे बुक बनाते हैं, ये एक मेमोरेंडम बुक है, ये कच्ची किताब है। कच्ची किताब का मतलब ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। तो सवाल उठा, क्या हम यहां पे सर मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी? ठीक है, हमने डे बुक बना लिया, हमने मेमोरेंडम बुक बना लिया, वहां हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी, बट अपनी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री पास होगी? तो याद रखना, आपको 2 एंट्रीज आपको पास करनी होती है मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक तो जब गुड्स अप्रूव हो जाते हैं, जब गुड्स अप्रूव हो जाते हैं, जब तक अप्रूव नहीं हुए तब तक आप भेज रहे हो, अप्रूव हो रहे नहीं हो रहे, तब तक तो आप अपनी डे बुक में डाल रहे हो, मेमोरेंडम बुक में डाल रहे हो। लेकिन वंस गुड्स अप्रूव हो जाते हैं तब तो आपकी सेल्स पक्की हो गई, तब तो आपकी सेल्स पक्की हो गई। तो अप्रूवल में फिर आपको अपनी नॉर्मल सेल्स की एंट्री पास करनी होती है, यानी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट वाली, राइट। और इसके अलावा क्लोजिंग डेट पे जो गुड्स कस्टमर के पास है वो आपको नॉर्मली रिकॉर्ड करने होते हैं, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बस ये आपको रिकॉर्ड करना होता है। इसके अलावा आपको कोई भी एंट्री अपनी मेन बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करनी होती। इसके अलावा सारा काम हमारी मेमोरेंडम बुक पे होता है। एक बात का और याद ध्यान रखना, इस चैप्टर में आपको
काम आएगा। तो देखो ऐसे मैंने आपको बोल रहा था प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 मैंने आपको करवाया था यूजिंग दिस फॉर्मेट, तो आप इसको चेक कर सकते हो। बहुत सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बात का याद रखना आपको, जो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में भी काम आएगा और आपको कुछ आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा, जैसे कंसाइनमेंट चैप्टर में भी काम आएगा। कभी कभी वो आपको जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, सपोज वो देता है 1/n ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब होता है इनवॉइस प्राइस का ये कितना हो जाएगा 1/1 + n ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है। कई बार क्या होता है, आपको प्रॉफिट निकालना होता है, आपको वो मार्जिन देता है कॉस्ट पे, बट आपको कॉस्ट नहीं पता होती, आपको इनवॉइस प्राइस पता होती है। तो उस केस में आपको प्रॉफिट निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज बोलता है 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट, तो 20% मतलब क्या हुआ 1/5 ऑफ कॉस्ट। तो इनवॉइस प्राइस का कितना हो जाएगा ये 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस बोल लो या सेल्स वैल्यू बोल लो, जो भी बोल लो, इस प्रकार से आपको शॉर्टकट वे में आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, लोड निकाल सकते हो। तो ये आपको यूज होता है इस चैप्टर में, जब आपको कॉस्ट निकालनी होती है इन्वेंट्री विद कस्टमर की, और साथ साथ आपके कंसाइनमेंट चैप्टर में भी यूज होगा। तो ये चीज आप याद रखना यहां पे, ठीक है। चलिए, तो ये डन हो गया। तो मैंने देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 डिस्कस कराया था अच्छे से डिटेल में। सिमिलरली आपका केस नंबर 3 आ जाता है, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस न्यूमरसली, राइट। तो न्यूमरसली में भी हमने यही बोला था कि हम क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम बुक्स बनाते हैं, मेमोरेंडम बुक्स बनाते हैं। बस यहाँ पे मेमोरेंडम बुक्स क्या बनती है, एक तो सेल और रिटर्न डे बुक बनती है, और एक आपके सेल और रिटर्न के लेजर्स बनते हैं। लेजर्स बनते हैं कौन से, एक कस्टमर अकाउंट और एक सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, ठीक है। अब मजेदार बात क्या है कि थर्ड केस में स्टडी मटेरियल में फॉर्मेट नहीं दे रखा, बट सवाल दे रखे हैं। उल्टा है, केस नंबर 2 में फॉर्मेट दे रखा है, सवाल नहीं दे रखा। केस नंबर 3 में फॉर्मेट नहीं दे रखा, सवाल दे रखा है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है वो इस केस के अंदर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं, फॉर्मेट में भी आपको फटाफट से दिखा दूंगा। यहां पे भी आपको एंट्रीज जो पास करनी होती है सेम वही पास करनी होती है। एक तो आपको अप्रूवल के टाइम पे सेल्स की एंट्री पास करनी है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जो गुड्स विद कस्टमर है उसकी आपको एंट्री पास करनी है, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सेम आपको वही एंट्रीज यहां पे पास करनी होती है। फॉर्मेट की जैसे कि मैंने बोला आपको अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पे दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो ये आपका फॉर्मेट है, एक डे बुक का फॉर्मेट और एक टोटल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। नाम तो देखो जो सवाल में वो मांगेगा पूरा लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में उसने पूरा लिखा था गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, इतना करके, तो इसलिए उन्होंने हेडिंग अकॉर्डिंगली डाली हुई है वही। तो सेम फॉर्मेट है। तो सबसे पहले जैसे डेट आ गया, फिर पार्टी का नाम आ गया, ठीक है। लेजर फोलियो बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी। अमाउंट आ गया कि कितने को गुड्स भेजे, एक एक करके जो भी गुड्स हमने भेजे वो यहाँ पे डालते जाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आपकी डेट आ गई ऑफ अप्रूवल या फिर रिटर्न की डेट, ठीक है। अप्रूवल या रिटर्न की डेट आपकी यहाँ पे आ गई। तो एक आपका अप्रूव जो गुड्स हो जाएंगे वो इस कॉलम में, सोल्ड वाले कॉलम में आ जाएगा, और जो गुड्स वापस हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, वो रिटर्न वाले कॉलम में आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो एक कॉलम बैलेंस का भी बना सकते हो, एक कॉलम आप बैलेंस का भी बना सकते हो, जैसे आप लोगों ने केस नंबर 2 में अगर देखा होगा उस फॉर्मेट में था, तो एक बैलेंस का भी यहाँ पे फॉर्मेट बन सकता है। इसके अलावा आपका टोटल अकाउंट का फॉर्मेट ये होता है। तो जो टोटल गुड्स आप भेजते हो वो यहां पे आ जाता है क्रेडिट साइड पे, बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। सिमिलरली जो गुड्स बिक जाते हैं वो डेबिट साइड पे यहां पे पोस्ट हो जाते हैं टू सेल्स करके, और जो रिटर्न होते हैं गुड्स वो भी यहां पे डेबिट साइड पे पोस्ट हो जाते हैं टू रिटर्न्स करके, और जो बैलेंस होता है फिर आपका वो बैलेंस सीडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। तो इसको आप अपने सवाल में देख सकते हो। तो बस इतना ही आपका चैप्टर है, इतना ही चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिकैप हो गए होंगे, याद आ गए होंगे। अगर आपको रिवीजन हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।